आज हम बात करेंगे सीए की, क्लैरिटी एंड एग्रेशन। बात करेंगे नेपाल और इंडिया के बीच में मुद्दा क्या है। बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीनेशन कहां तक पहुंची है और बात करेंगे जसिंडा आर्डर्न की। जमीन आसमान का फर्क है इन सभी बातों में, लेकिन आखिर में एक ही धागे में बांध के रख देंगे। क्लैरिटी एंड एग्रेशन। क्लैरिटी यानी कि क्लियर थॉट प्रोसेस। आपको साफ तौर पे पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या और आप उसे हासिल कैसे करेंगे। एग्रेशन यानी कि एग्रेसिवली परस्यू करना। जब आप ठान लें कि आपको चाहिए क्या, आप तब तक शिद्दत से उसके पीछे पड़े रहेंगे जब तक कि वो आपको मिल ना जाए। रेस्ट नॉट टिल योर गोल्स आर अचीव्ड। इन दोनों ही बातों को समझने के लिए हम आज इंटरनेशनल लेवल पर जो दो बड़ी घटनाएं हो रही हैं उनका एग्जाम्पल लेंगे। क्लैरिटी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नेपाल और इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है। इस डिस्प्यूट की शुरुआत 200 साल पहले होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया पर अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर जंग छेड़ दी। एक लंबी वॉर के बाद, जिसे कि एंग्लो गुरखा वॉर भी कहा जाता है, 1816 में नेपाल हार गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसे सुगौली संधि भी कहा जाता है। इस संधि के तहत नेपाल के बॉर्डर्स सिकुड़ गए और नेपाल के बॉर्डर्स को डिफाइन किया गया ईस्ट में मेची रिवर के तहत और वेस्ट में महाकाली रिवर के तहत। इस महाकाली नदी को नेपाल में महाकाली और हिंदुस्तान में शारदा नदी कहा जाता है। इस नदी की शुरुआत काला पानी इलाके से होती है, इसलिए खबरों में कई बार आपने सुना होगा काला पानी का डिस्प्यूट। इस नदी के दो सोर्सेस हैं, एक तो काला पानी से जो कि लिपुलेख से होते हुए हिंदुस्तान में आता है और दूसरा है लिम्पिया धुरा। जब अंग्रेजों ने पहली बार संधि साइन की थी तो लिम्पिया धुरा को ही बॉर्डर माना गया। लिम्पिया धुरा से जो पानी आ रहा है इसके उस तरफ नेपाल था और इस तरफ इंडिया। लेकिन कुछ सालों के बाद अंग्रेजों को लगा कि सुगौली ट्रीटी के तहत हमने जो लैंड नेपाल को दे दिया है उसमें से इस एरिया पर हमें कब्जा कर लेना चाहिए, ये हमारे काम आ सकता है। इसलिए काफी सालों के बाद ब्रिटिशर्स ने नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें कि काला पानी से आ रहे पानी को ही बॉर्डर माना गया, यानी कि काला पानी से आ रही नदी के इस तरफ नेपाल और इस तरफ इंडिया। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया ने अपना नया नक्शा जारी किया, तब भी ये इलाका इंडिया में ही था। इंडिया ने भी काला पानी से आ रहे सोर्स को ही बॉर्डर माना, तब भी नेपाल को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब अचानक नेपाल कहने लगा है कि जो 1860 में हमारी सुगौली ट्रीटी साइन हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उसके तहत जो लिम्पिया धुरा से आ रही नदी को हमारा बॉर्डर माना गया था उसी को बॉर्डर माना जाए और ये इलाका इंडिया हमें वापस कर दे। अचानक नेपाल को उस ट्रीटी की याद कैसे आ गई? क्योंकि इंडिया ने 2019 में नवंबर में एक सड़क इनॉग्रेट की है। वो सड़क तकरीबन 80 किलोमीटर लंबी है और इस इलाके से होते हुए चाइना के बॉर्डर तक पहुंचती है। इंडिया कहता है कि तिब्बत में कैलाश मानसरोवर तीर्थ है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में हर साल इंडिया से श्रद्धालु जाते हैं। अभी उन्हें एक लंबा रास्ता तय करते हुए सिक्किम से जाना पड़ता है, इसलिए इंडिया ने यह सड़क बनवाई है ताकि यात्रियों के लिए इस सफर को तय करना आसान और तेज हो जाए। लेकिन चाइना के कान खड़े हो गए हैं। चाइना कहता है कि तीर्थ यात्रा एक बहाना है। इंडिया ने इस सड़क को मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल करने के लिए बनाया है ताकि अगर फ्यूचर में इंडिया का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना के साथ तो इंडिया एफिशिएंसी के साथ और तेजी के साथ अपनी मिलिट्री फोर्सेस को इस सड़क के जरिए चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय कर सकता है। अब चाइना हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है नेपाल में और उसे भारी मात्रा में लोन दिए हुए हैं, इसलिए चाइना नेपाल के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है और नेपाल भी उसका साथ देने के लिए मजबूर है। आप देखिए कि ये सारी प्रॉब्लम क्यों हुई? क्लैरिटी की कमी की वजह से। क्लियरली बॉर्डर्स डिफाइन करने की बजाय दो नदियों को एक देश के बॉर्डर मान लिया गया। अब कल को अगर मेची रिवर जो कि ईस्ट में चाइना का बॉर्डर मानी जाती है, ये किसी वजह से अपना रुख बदल ले तो यहां पर भी डिस्प्यूट हो जाएगा क्या? अगर 200 सालों में ब्रिटिशर्स और नेपाल ने बैठ करके या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया और नेपाल ने बैठ करके बॉर्डर्स अपने क्लियरली डिफाइन किए हुए थे, क्लैरिटी के साथ बताया होता कि ये हमारे बॉर्डर्स हैं, तो आज चाइना जैसा देश इस डिस्प्यूट का फायदा नहीं उठा पाता। अब बात करते हैं एग्रेशन की।
यानी कि एग्रेसिवली अपने गोल्स को परस्यू करना। इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कोविड-19 वैक्सीन की डेवलपमेंट को। किसी भी वैक्सीन को आप तक पहुंचने के लिए 3 फेजेस से होकर के निकलना पड़ता है। पहला फेज पोटेंशियल वैक्सीन क्रिएशन का, सेकंड फेज नॉन ह्यूमन टेस्टिंग का, थर्ड फेज ह्यूमन ट्रायल्स का। शुरू में आपने देखा होगा कि कई साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने कहा था कि कोविड-19 की वैक्सीन को आप तक पहुंचने के लिए 2 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। लेकिन एकदम से वैक्सीन की खबरों में तेज़ी आने लगी। बना ली गई है, फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया है, सेकंड स्टेज क्लियर हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई देशों ने एग्रेसिवली परस्यू किया वैक्सीन की डेवलपमेंट को। जिस तरह की फंडिंग सरकारों से मिली और जिस तरह की एनकरेजमेंट गवर्नमेंट्स ने साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को दी, कई कंपनीज के कई साइंटिस्ट ने कई तरह की पोटेंशियल वैक्सीन्स को तैयार कर लिया। उसके बाद वो सेकंड फेज में आ गई, जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज स्टेम सेल्स के ऊपर वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है, सेकंड स्टेज छोटे जानवरों जैसे कि रैट्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, और थर्ड स्टेज बड़े जानवरों जैसे कि मंकीज़ के ऊपर टेस्ट किया जाता है। इन स्टेजेस को क्लियर करने में एक लंबा समय लगता है, एक के बाद एक। लेकिन इस बार सरकार ने परमिशन दे दी कि इस फेज को एक्सपेडाइट किया जाए, यानी कि तीनों प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली कंडक्ट किया जाए। यानी कि वैक्सीन को स्टेम सेल्स, छोटे जानवरों और बड़े जानवरों पे एक साथ टेस्ट किया जाए, ताकि जो भी वैक्सीन इन तीनों स्टेजेस को क्लियर कर लेती हैं उन्हें थर्ड फेज में डाला जा सके। इसलिए एक के बाद एक खबरें आने लगी कि फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया है, सेकंड स्टेज हो गया है, थर्ड हो गया है। ह्यूमन ट्रायल्स में ज़्यादातर वैक्सीन जा चुके हैं, जो कि थर्ड फेज है। अब वैक्सीन की खबरों में धीमापन आ गया है, क्योंकि ये जो फेज़ है जिसमें कि पहले स्टेज में मुट्ठी भर लोगों पर वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है, जब यहाँ क्लियर हो जाती है तो कई 100 लोगों पर और फिर कई हज़ार लोगों को। इस फेज़ को एक साथ कंडक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए खबरें धीमी हो गई यानी। लेकिन आप देखिए, यहाँ तक पहुँचने में, इन सभी स्टेजेस और फेजेस को क्लियर करने में वैक्सीन को 1.5 साल का वक्त लगना था, लेकिन कुछ ही महीनों में ये सभी स्टेजेस क्लियर कर लिए गए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट्स ने एग्रेसिवली परस्यू किया वैक्सीन डेवलपमेंट को। जरा सोचिए, अगर क्लैरिटी और एग्रेशन को हम अपनी जिंदगियों में सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएं तो हम कितने कामयाब होंगे, उतने ही जितने की जसिंडा आर्डर्न है। प्राइम मिनिस्टर हैं ये न्यूजीलैंड की, वन ऑफ द यंगेस्ट ग्लोबल लीडर्स हैं। कोविड-19 के खिलाफ न्यूजीलैंड की लड़ाई को जिस तरह से इन्होंने लीड किया है, इनके खुद के देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इनकी कामयाबी का लोहा मान रहे हैं। एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था ताइवान के बारे में पढ़ने के लिए, आज मैं आपसे कह रहा हूं जसिंडा आर्डर्न के बारे में पढ़ने के लिए। जितना पढ़ेंगे आप इनके बारे में, कामयाबी को उतना ही समझ पाएंगे।